अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। कोर्स हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से हमने 2 वीक्स वो कवर की है। इन द फर्स्ट वीक अगर हम उसकी ओवरव्यू कर ले तो उसमें से हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिफिनीशन थी उसके बारे में डिटेल से स्टडी आउट किया था कि एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ होती है और इसके हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो हमने डिटेल से स्टडी आउट की थी। जब भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये तमाम प्रोसेस होता है थ्रू द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फिर हमारे पास इन द सेकंड लेक्चर हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टडी आउट किया। उसमें से हमने पावर डायोड और थायरिस्टर को डिटेल से स्टडी किया कि ये दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारे पास किस तरह काम करते हैं और इनके हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको हम किन एप्लीकेशन के लिए बेस्ड ऑन दियर करेक्टरिस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमने लेक्चर नंबर सेकंड में कवर कर लिया। लेकिन लेक्चर नंबर सेकंड में हमने थायरिस्टर की गेटिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टडी आउट की थी कि अगर हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं और हमारे पास उसका गेट डैमेज ना हो जाए तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन वो रिक्वायर्ड है। तो वो कंडीशन जो हमारे पास थे सर्टन एरिया ऑफ फायरिंग एंगल, वो एरिया हमने स्टडी आउट किया जिसमें से हमारे पास जो गेट है विदाउट डैमेजिंग द थायरिस्टर गेट हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो सकती है। सो ये हमने लेक्चर नंबर सेकंड में कवर कर लिया। अब लेक्चर नंबर थर्ड में हम फायरिंग सर्किट्स फॉर थायरिस्टर स्टडी करते हैं। इसका बेसिक मकसद हमारे पास ये है कि हमने इन द सेकंड लेक्चर ये स्टडी आउट किया था कि थायरिस्टर को हम डिफरेंट तरीक़ों से ऑन कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे कॉमन मेथड है वो हमारे पास है गेट पल्स, कि हम गेट पर पल्स दे दें और उसके थ्रू थायरिस्टर को ऑन कर लें। और भी हमारे पास मेथड्स है जिसमें से हमारे पास हाई वोल्टेज मेथड है, हमारे पास लाइट मेथड है, थर्मल मेथड है हमारे पास। सो डिफरेंट मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉमन मेथड हमारे पास है गेट फायरिंग पल्स, कि हम गेट फायरिंग पल्स के थ्रू थायरिस्टर को ऑन कर लें। हमने एक करेक्टरिस्टिक थायरिस्टर की ये भी स्टडी आउट की थी कि अगर हम थायरिस्टर को एक मरतबा ऑन कर ले थ्रू द गेट पल्स, सो अगर हम इससे फिर गेट पल्स रिमूव भी कर ले तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन स्टेट में रहती है। तो इसलिए हमारे पास अगर हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं थ्रू एनी सर्किट और वो सर्किट हमारे पास इस तरह हो कि वो हमारे पास फायरिंग पल्स प्रोड्यूस कर ले, सो वो फायरिंग पल्स हमारे पास इस तरह होनी चाहिए कि वो हमारे पास जनरेट हो जाए और उसके बाद ख़त्म हो जाए। मीन थायरिस्टर को ऑन कर ले और इतना ड्यूरेशन हो कि हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो जाए और उसके बाद वो पल्स ख़त्म हो जाए। इसका फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि बजाय कंटिन्यूस पल्स के थायरिस्टर को गेट को मिले, उससे हमारे पास थायरिस्टर की गेट पर जो है पावर लॉसेस प्रोड्यूस होंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास अवॉइड हो जाते हैं। सो आज की क्लास में से हम डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स पढ़ेंगे कि कौन से फायरिंग सर्किट जो मेनली हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। सो आज की क्लास में से हम वो स्टडी आउट करेंगे। आज की क्लास के हमारे जो लेक्चर है उसकी जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, सो द फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमारे पास फायरिंग सर्किट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। मीन कौन सा सर्किट ऐसा है जिसमें से कौन से रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ है जो होनी चाहिए तब जाके हमारे पास या हम उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। सो मेन चीज़ें कौन कौन सी है उसमें से किसी भी फायरिंग सर्किट में से अगर हम उसके थ्रू थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स हम स्टडी आउट करेंगे। फिर हमारे पास फायरिंग पल्स जो एक फायरिंग सर्किट हमारे पास जनरेट करती है, सो वो एक्चुअली हमारे पास किस शेप में से होती है, किस तरह होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, किस शेप उसकी कितनी शेप उसकी होती है, एम्पलीट्यूड वगैरह हमारे पास उसकी क्या होती है। सो वो इसमें से हम स्टडी आउट करेंगे। फिर हम जो लास्ट जो थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो हमारे पास है डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स रिक्वायरमेंट। तो मीन्स कि हमारे पास कितने फायरिंग सर्किट्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टर्निंग ऑन द थायरिस्टर। सो फर्स्ट अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फायरिंग सर्किट्स रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें है रिक्वायरमेंट्स है जो एक फायरिंग सर्किट्स में से होनी चाहिए, तो तब जाके हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हम उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो द फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट इज़
फायरिंग पल्स, कि हमारे पास जो भी फायरिंग सर्किट होगा जिसके थ्रू हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं, सो वो हमारे पास उसमें से ये रिक्वायरमेंट या उसमें से ये होनी चाहिए कि हमारे पास वो क्या कर ले, हमारे पास वो फायरिंग पल्स प्रोड्यूस कर लें। अगर वो फायरिंग सर्किट हमारे पास फायरिंग पल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो वो हमारे पास हम फिर उसको थायरिस्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फायरिंग पल्स की शेप किस तरह होती है वो इंशाल्लाह एक दो स्लाइड्स बाद वो हम स्टडी आउट करेंगे कि किस शेप का फायरिंग पल्स हमारे पास वो जनरेट कर ले। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हमारे पास जो सर्किट है वो फायरिंग पल्स जनरेट कर सकता हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास है वेरिएबल डिले। वेरिएबल डिले मीन के बेस्ड ऑन द फायरिंग पल्स कि किस एंगल पर हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर ले, सो हमारे पास जो आउटपुट हो वो उस फायरिंग पल्स के ऑनवर्ड जो है हमारे पास वो स्टार्ट हो जाए। सो थायरिस्टर के हमारे पास ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि थायरिस्टर हमारे पास कंट्रोल डिवाइस है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट को हम जो है कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम गेट से कंट्रोल कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं वो हमारे पास फायरिंग पल्स लोकेशन पर डिपेंड करती है। मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 30 डिग्री से स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, थायरिस्टर के गेट पर जो पल्स है वो एट 30 डिग्री अगर हम प्रोवाइड कर ले, सो हमारा जो आउटपुट है वो 0 to 30 डिग्री वो ज़ीरो आएगा, बिकॉज उस टाइम थायरिस्टर ऑफ था। जैसी थायरिस्टर ऑन हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ फायरिंग पल्स उसी तरह हमारे पास आउटपुट जो है वो चेंज होता जाएगा। जो लोकेशन ऑफ द फायरिंग पल्स होगा 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 है, 90 है, उसी टाइम पर हमारे पास जो आउटपुट है वो उसके मुताबिक चेंज होता जाता है। सो हमारे फायरिंग सर्किट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम जो है डिले कि हमारे पास डिले को वो हमारे पास डिले प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम अपने आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो उसमें अगर वेरिएबल डिले नहीं है तो हमारे पास तो कांस्टेंट आउटपुट आएगा, तो फिर डायोड और इसके वर्किंग फंक्शन में वो हमारे पास सेम हो जाती है। सो इसलिए हमारे पास वेरिएबल डिले एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फायरिंग पल्स में से। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेशन ऑफ पल्सेस। सक्सेशन ऑफ पल्सेस मीन कि हमारे पास जितने पल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तमाम हमारे पास कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो, मतलब एक पल्स ख़त्म हो जाए तो दूसरा पल्स प्रोड्यूस हो जाए, दूसरा पल्स ख़त्म हो जाए तो तीसरा पल्स ख़त्म हो जाए तो चौथा पल्स जनरेट हो जाए। तो इट मीन एक कंटिन्यूस पल्सेस, ट्रेन ऑफ पल्सेस हमारे पास आ जाती है। सो सक्सेशन ऑफ पल्सेस हमारे पास एक्चुअली हम क्यों एक फायरिंग सर्किट्स में से चाहते हैं, ये इसलिए चाहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर हमें सक्सेशन ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड होती है। अगर हम सक्सेशन ऑफ पल्सेस वहाँ पर हमारे पास ना हो तो हमारे पास वो सर्किट या वो सर्किट जो है वो हमारे पास काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें कि हमारे पास जो है इन्वर्टर की अगर हम बात कर ले, सो इन्वर्टर में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टर में हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस होते हैं। उसको ऑन करने के लिए हमें सक्सेशन ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम फिर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ट्रांसफार्मर आइसोलेशन। बाज़ औक़ात हमारे पास एक ही पावर सर्किट में से एक दो थायरिस्टर कनेक्टेड होते हैं जिनको डिफरेंट आउटपुट्स रिक्वायर्ड होती है, तो उनके दरमियान आइसोलेशन के लिए कि हर एक को जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल जाए, उसके लिए हम ट्रांसफार्मर आइसोलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है उस फायरिंग सर्किट में से। तो हमारे पास जो फायरिंग सर्किट है उसमें से ये पॉइंट भी होनी चाहिए कि वो हमारे पास ट्रांसफार्मर आइसोलेशन प्रोवाइड कर ले। और लास्ट में हमारे पास है नो रिवर्स गेट करंट। सो जो भी फायरिंग सर्किट है वो हमारे पास जस्ट पॉजिटिव फायरिंग पल्स प्रोड्यूस कर ले, बिकॉज उसके थ्रू तो हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो सकता है लेकिन हमारे पास वो कोई नेगेटिव गेट पल्स जनरेट ना कर ले, बिकॉज नेगेटिव गेट पल्स अगर जनरेट करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास गेट पर एक्सेसिव लॉसेस प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास में भी वो गेट को डैमेज भी कर ले और उसकी वजह से हमारे पास थायरिस्टर ऑफ भी हो सकता है। सो हमें रिवर्स गेट करंट नहीं चाहिए। हमारा जो आउटपुट होगा किसी भी फायरिंग सर्किट का वो जस्ट पॉजिटिव पल्सेस होनी चाहिए, कोई नेगेटिव पल्स उसमें से नहीं होनी चाहिए। सो ये 5 रिक्वायरमेंट्स है जो किसी भी फायरिंग सर्किट में से होनी चाहिए। सो अगर हम कोई भी फायरिंग सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं, सो उसको फर्स्ट इन पैरामीटर के साथ
जो है वो मैच करेंगे कि हर एक में से कौन कौन से पॉइंट मौजूद है और कौन से पॉइंट वो मौजूद नहीं है। उसके बेस पे हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं कि हम फिर कौन सा फायरिंग सर्किट किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट ऑफ फायरिंग सर्किट। सो रिक्वायरमेंट ऑफ फायरिंग सर्किट एक्चुअली कि हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें फायरिंग सर्किट की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्रू हम थायरिस्टर को शॉर्टेस्ट टाइम में ऑन कर सकते हैं, बिकॉज़ ये हमें प्रोवाइड करता है एक पल्स, और वो पल्स क्या होता है, वो पल्स शॉर्टेस्ट टाइम में अपने हाई जो है वो पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है तो वो क्या कर लेता है, हमारे पास जो करंट होती है वो थायरिस्टर की करंट वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाती है। जैसे ही लैचिंग करंट तक पहुंच जाती है हमारे पास जो थायरिस्टर होती है वो ऑन हो जाती है। अगर हमारे पास फायरिंग पल्सेस वगैरह ना हो तो फिर हमारे पास अगर कोई और शेप ऑफ वेवफॉर्म हो तो वो हमारे पास फिर टाइम लेती है पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए। लेकिन पल्स जो होती है वो शॉर्टेस्ट टाइम में पीक वैल्यू तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो थायरिस्टर होती है वो शॉर्टेस्ट टाइम में जो है वो ऑन हो जाती है। हमें पल्स सिग्नल की क्यों ज़रूरत है, मतलब इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है। सो थायरिस्टर को हम पल्स के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं, फायरिंग पल्स के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं, हम इसको डीसी वोल्टेज के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं, इसको हम एसी वोल्टेज के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन पल्स का फ़ायदा सिर्फ ये है कि हमारे पास जो पल्स है वो हमारे पास लेस पावर, हमारे पास क्या होती है, बहुत कम पावर डिसिपेट करती है। बिकॉज़ पल्स हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, वो थायरिस्टर को ऑन कर लेती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। दूसरा फ़ायदा हमारे पास ये है कि जैसी फायरिंग पल्स जनरेट होती है तो वो जिस एंगल पर जनरेट होती है उसके थ्रू हमारे पास जो कंट्रोल होती है आउटपुट की वो एक्यूरेटली कंट्रोल होती है। मतलब अगर हम फायरिंग सर्किट 45 डिग्री पर प्रोवाइड कर लें तो हमारा आउटपुट जो है वो 45 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम कोई और टाइप ऑफ सिग्नल यूज़ कर ले तो उसमें हमारे पास जो एक्यूरेटली कंट्रोल है वो हमारे पास फिर नहीं होगा, और ना उसमें से हमारे पास लो पावर लॉसेस होंगे, बल्कि उसमें हमारे पास पावर लॉसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो कंट्रोल भी ठीक पर नहीं होगा। सो इसलिए हम फायरिंग पल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो टिपिकल फायरिंग पल्स होती है वो हमारे पास इस तरह होती है कि हमारे पास फायरिंग पल्स आइडियली हमारे पास वो ज़ीरो टाइम में राइज़ करती है, फिर उसकी वेट होती है और फिर हमारे पास वो ख़त्म हो जाती है। तो इन द मिनिमम टाइम ज़ीरो टाइम वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है, मतलब अब दोबारा से ज़ीरो तक इसकी वैल्यू पहुंच जाती है। बट इन केस ऑफ अगर हम प्रैक्टिकल बात कर ले तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ टाइम लेती है पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड, 10 नैनो सेकंड, इतना टाइम लेती है। फिर उसकी पल्स वेट होती है कि कितने टाइम के लिए वो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। वैल्यू वो 10 वोल्ट से 15 वोल्ट से जो भी वैल्यू है उसकी, या जो भी करंट है, करंट की अगर हम बात करें तो जो करंट है 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो उस टाइम तक वो कांस्टेंट रहती है और उसके बाद हमारे पास वो पल्स ख़त्म हो जाती है। जब पल्स ख़त्म होगी तो दोबारा से प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ टाइम में अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू ज़ीरो तक आएगी, डायरेक्टली ज़ीरो नहीं आएगी बल्कि कुछ ना कुछ टाइम लेगी। अब राइज टाइम, फॉल टाइम, ये हमारे पास पल्स ड्यूरेशन में काउंट नहीं होता, बल्कि पल्स ड्यूरेशन हमारे पास जो इसमें से इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है वो हमारे पास काउंट होती है। अब पल्स ड्यूरेशन ये कितने टाइम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमारे पास डिपेंड करती है हमारे सर्किट के रिक्वायरमेंट पर या हमारे थायरिस्टर के रिक्वायरमेंट पर। ये इसकी लेंथ जो है पल्स की जो वेट है ये हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। जैसे ही लैचिंग करंट तक पहुंच जाए थायरिस्टर ऑन हो जाए, उसके बाद अगर हमारे पास पल्स ख़त्म भी हो जाए तो हमारे पास तो थायरिस्टर ऑन हो चुके हैं, फिर हमें पल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पल्स विथ शॉर्ट हो और हमारे पास वो बिफोर थायरिस्टर लैचिंग करंट तक पहुंचने से पहले हमारे पास वो ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास तो थायरिस्टर ऑन ही नहीं होगा। सो विड्थ जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है थायरिस्टर पर कि हमारे पास कितनी विड्थ चाहिए हमारे पास थायरिस्टर को ऑन करने के लिए कि उसकी हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाती है। सो नॉर्मली हमारे पास जो पल्स लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो 10 माइक्रोसेकंड तक होती है और ये हमारे पास 2 वोल्ट्स तक जो है वो राइज़ करती है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास इसकी 2 वोल्ट्स तक होती है।
बाज़ एप्लीकेशन में हमें पल्स लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जिसमें से हमारे पास पल्स विड्थ जो होती है वो 100 माइक्रोसेकंड तक भी जा सकती है। ऑलरेडी हमने बता दिया कि डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर, लेकिन इतनी लेंथ होनी चाहिए कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। बाद औक़ात हमें सक्सेशन ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए बिकॉज कि थायरिस्टर को हम ऑन कर सके, तो वहाँ पर हमारे पास जो रेक्टिफायर हो गए, जो हमारे पास इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, सक्सेशन ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड होती है। तो फिर उसमें से हमारे पास हर एक पल्स की शेप, जो शेप ऑफ द पल्स है, इसकी तरह फिर हमारे पास होगी। तो ये नॉर्मली हमारे पास फायरिंग पल्स है कि उसकी शेप हमारे पास किस तरह होती है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। सो द फर्स्ट वन फायरिंग सर्किट जिसमें से हमारे पास डायोड यूज़ होता है। इसमें हमारे पास होता है इस तरह है कि हमारे पास ये सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर हमारे पास लोड कनेक्टेड है और ये हमारे पास थायरिस्टर कनेक्टेड है। थायरिस्टर के साथ लगा है वेरिएबल रेजिस्टर और एक डायोड लगा है। हम इस लोड को ऑन करना चाहते हैं, तो लोड तब ऑन होगा जब थायरिस्टर ऑन होगा। अगर थायरिस्टर ऑफ है तो हमारे पास जो लोड को पावर है वो नहीं मिलेगा। लोड को पावर तब मिलेगा जब हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अब थायरिस्टर किस तरह ऑन होगा? थायरिस्टर एक्चुअली हमारे पास, अगर हम इस सर्किट की वर्किंग प्रिंसिपल देख लें, तो इनिशियली अगर हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज आ रही है, वो हमारे पास AC सप्लाई है, 0 वोल्ट से स्टार्ट होती है। जैसे 0 वोल्ट से स्टार्ट होती है तो जो करंट है वो इनिशियली इसके लिए दो पाथ्स अवेलेबल है। एक वो पाथ है कि ये करंट रजिस्टर R से फ़्लो कर ले, डायोड से फ़्लो कर ले, और दूसरा पाथ है कि लोड से और डायोड से फ़्लो कर ले, थायरिस्टर से फ़्लो कर ले। लेकिन थायरिस्टर से तो फ़्लो नहीं कर सकता बिकॉज थायरिस्टर ऑफ है। तो करंट क्या होगा? करंट फर्स्ट रजिस्टर और डायोड से फ़्लो करेगा। जब करंट इनिशियली फ्रॉम 0 से लेके 0, 1, 2, 3 वोल्ट्स इस तरह होता जाता है, तो करंट जो है वो फर्स्ट इस पाथ से फ़्लो करेगा। अब जब करंट इस पाथ से फ़्लो करेगा तो एक्चुअली हमारे पास ये करंट जो है ये एक्चुअली कनेक्टेड है थायरिस्टर के गेट के साथ, थायरिस्टर के गेट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही हमारे पास करंट इनिशियली इंक्रीज़ होती है तो थायरिस्टर की जो गेट करंट होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती है। जैसे ये इंक्रीज़ हो जाती है तो एक वैल्यू हमारे पास ऐसी आ जाती है कि हमारे पास जो थायरिस्टर है, जो गेट करंट है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि ये हमारे पास जो लैचिंग करंट की वैल्यू है उस तक पहुंच जाती है। जैसे ही उस तक पहुंच जाती है तो हमारे पास थायरिस्टर क्या हो जाएगा? थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाएगा। जब हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो जाता है तो फिर करंट के फ़्लो के लिए दो पाथ्स अवेलेबल है, एक थायरिस्टर वाला, दूसरा रेजिस्टर और डायोड वाला। यहाँ पर हाई रेजिस्टर पाथ है, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ है, तो फिर करंट क्या होगा? इसी थायरिस्टर के थ्रू फ़्लो करेगा। सो इनिशियली कुछ स्टार्ट वोल्टेज में हमारे पास ये थायरिस्टर ऑफ होती है, लेकिन कुछ वोल्टेज के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ये थायरिस्टर ऑन हो जाती है और उसके बाद फिर करंट हमारे पास इस पाथ में से फ़्लो करती है। यहाँ पर अब रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर क्यों लगा है और डायोड क्यों लगा है? वेरिएबल रेजिस्टर इसलिए लगा है ताकि यहाँ पर हम क्या कर ले, थायरिस्टर के ऑन टाइम को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि थायरिस्टर हमारे पास लेट ऑन हो जाए, मतलब बहुत टाइम के बाद ऑन हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? रेजिस्टर की वैल्यू को ज़्यादा कर लेंगे, तो हमारे पास जो करंट है यहाँ पर आएगा तो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो थायरिस्टर के गेट को मिलेगा वो कम मिलेगा। तो इट मीन कि अगर पहले हमारे पास थायरिस्टर 2 वोल्ट्स पे ऑन होता था, तो अब जाके हमारे पास वो 10 वोल्ट्स पे ऑन हो जाएगा या 20 वोल्ट्स पे ऑन हो जाएगा। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम थायरिस्टर के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन हमारे पास वेरिएबल डिले का जो फंक्शन है वो हमारे पास इसमें से आ सकता है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? थायरिस्टर के गेट करंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से हम थायरिस्टर के गेट करंट को अगर लेट करते हैं तो थायरिस्टर हमारे पास लेट ऑन होगा, मतलब बहुत वोल्टेज गुजरने के बाद ऑन होगा। अगर हम इसको क्विकली ऑन करना चाहते हैं तो फिर R की वैल्यू को हम क्या करेंगे? मिनिमम रखेंगे। अच्छा, डायोड क्यों इस्तेमाल हुआ है? डायोड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास AC सप्लाई कनेक्टेड है, तो इट मीन कि इस थायरिस्टर के गेट को पॉजिटिव साइकिल भी मिलेगा और नेगेटिव साइकिल भी मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी हमने इन द फायरिंग सर्किट रिक्वायरमेंट ये स्टडी आउट किया कि हमारे पास कोई नेगेटिव गेट पल्स नहीं चाहिए। तो उस नेगेटिव गेट पल्स को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास डायोड लगा है, बिकॉज डायोड फॉरवर्ड साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होगा और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा? रिवर्स्ड बायस होगा। सो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर के गेट को कोई नेगेटिव पल्स नहीं मिलेगा ड्यू टू दिस डायोड।
सो अगर हम इस वेव फॉर्म को देख ले, सो दिस इज़ 0 टू अल्फ़ा। ये हमारे पास देखिए, ये इनिशियली हमारे पास कुछ क्लिप आएगा यहाँ पर स्टार्ट, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली 0 वोल्टेज से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज कुछ वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। जैसे वो ऑन हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इनिशियल हमारे पास थोड़ा सा वोल्टेज का क्लिप मिलेगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट का क्लिप मिलेगा, उसके बाद जो आउटपुट है हमारे पास वो कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से फिर आगे एंगल को, फायरिंग एंगल को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आर की वैल्यू को ज़्यादा करते तो हमारे पास ये आउटपुट जो है फर्दर फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास सिंपल फायरिंग सर्किट है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। सो अगर हम इसको कंपेयर कर लें विद द फायरिंग सर्किट रिक्वायरमेंट, तो फायरिंग सर्किट का फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास ये था कि ये हमारे पास फायरिंग पल्स जनरेट कर ले। लेकिन अगर हम इस सर्किट में से देख लें तो ये हमारे पास फायरिंग पल्स जनरेट नहीं करती, बिकॉज यहाँ पर जो थायरिस्टर की गेट को इनपुट मिलती है वो साइनोसाइडल मिलती है। तो इट मीन इसकी जो शेप है वो पल्स की तरह नहीं है। सो इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसमें से नहीं आती। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास थी वेरिएबल डिले। सो हमारे पास इसमें से वेरिएबल डिले है, लेकिन वेरिएबल डिले की हमारे पास लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है, वो है हमारे पास 0 to 90 डिग्री। मतलब हम अपने आउटपुट को 0 से लेकर 90 डिग्री तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 90 डिग्री से ऑनवर्ड इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर हम क्या कर ले, अगर हम ये कर ले कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास वो 100 डिग्री पे ऑन हो जाए, तो 100 डिग्री का जो वोल्टेज है वो ऑलरेडी हमारे पास किसी 80 या 70 वोल्ट्स पे आ जाएगा। तो वो ऑलरेडी वो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी वो अचीव होता है। तो वो हमारे पास बजाय कि वो 110 वोल्ट्स या 100 वोल्ट्स पे ऑन हो जाए, वो हमारे पास 70 वोल्ट्स पे ऑन हो जाएगा। सो हम इसमें से फायरिंग एंगल ला सकते हैं 0 to 90 डिग्री, ऑनवर्ड हम इसमें से फायरिंग डिले नहीं ला सकते। तीसरा सक्सेशन ऑफ पल्सेस, तो ये हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, बिकॉज जैसे हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास इसमें से कोई पल्स वगैरह नहीं होती। हमारे पास इसमें से कोई ट्रांसफार्मर आइसोलेशन नहीं है। और लास्ट वन हमारे पास जो थी नो रिवर्स गेट करंट, तो वो तो हमारे पास इसमें से है कि हमारे पास जो थायरिस्टर की गेट को जो करंट मिलती है वो हमारे पास जस्ट पॉजिटिव करंट मिलती है, कोई नेगेटिव गेट करंट इसको नहीं मिलती। सो वो एक पॉइंट हमारे पास वो इसके साथ मैच करती है। सो ये अगर हम अपने फायरिंग सर्किट को उसके साथ कंपेयर कर ले, सो कुछ पॉइंट इसमें से मौजूद है और कुछ पॉइंट हमारे पास इसमें से मौजूद नहीं है। सो ये हमारे पास फर्स्ट फायरिंग सर्किट थी जो हमारे पास हम थायरिस्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास फायरिंग सर्किट है। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास जो फायरिंग सर्किट है, अच्छा इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो गेट करंट है वो हमारे पास IG वो हमारे पास वी सप्लाई डिवाइड बाय रेजिस्टर की बराबर होगी। मतलब जितना सप्लाई वोल्टेज होगा और डिवाइड बाय द रेजिस्टर, जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसके मुताबिक इससे जो करंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास गेट करंट होगा। सो गेट करंट हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थायरिस्टर हमारे पास डैमेज हो सकता है। अच्छा, तो हमारे पास जो साइनसाइडल वोल्टेज है वो राइज़ करती है 0 से, तो जो हमारे पास इनिशियली क्या हो जाएगा, थायरिस्टर हमारे पास उस टाइम पे ऑन होगा जब हमारे पास जो करंट है वो लेचिंग करंट तक पहुंच जाए। जैसे ही लेचिंग करंट तक पहुंच जाएगा तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाएगा। सो 0 से लेके जिस पॉइंट पर थायरिस्टर लेचिंग करंट तक पहुंचती है वो वोल्टेज हमारे पास आउटपुट पर अपेयर नहीं होगा, बल्कि इससे ऑनवर्ड वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, वो अपेयर हो जाएगा। सो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास जो फायरिंग पल्स है वो 90 डिग्री से को एक्सीड नहीं कर सकती। हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास नियर टू 0 वोल्टेज नहीं हो सकती, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज हमारे पास जो 0 से है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि हमारे पास जो फायरिंग एंगल है वो हमारे पास चेंज हो सकता है, बिकॉज साइकिल टू साइकिल। बिकॉज अगर हमारे पास 1 सेकंड में हमने थायरिस्टर को एक एंगल पे ऑन कर लिए, तो अगर उसके बाद हम रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करें तो थायरिस्टर हमारे पास दूसरे एंगल पर भी फिर ऑन हो सकता है। सो ये चीज़ हमारे पास इसमें से इसकी लिमिटेशन है हमारे पास इस फायरिंग सर्किट। सो नेक्स्ट फायरिंग सर्किट हमारे पास जो है वो फायरिंग सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर। सो इससे पहले जो था वो हमारे पास उसमें से डायोड हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उसमें हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास वो मीट नहीं कर रही थी। सो इसलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट फायरिंग सर्किट है उसमें हमारे पास एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है
और उसकी जो कंप्लीट सर्किट डायग्राम है वो हमारे पास ये वाली है। सो ये हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी आउट कर लें, इसमें हमारे पास इस सर्किट को हम दो पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास सप्लाई डायोड, वेरिएबल रेजिस्टर R2 और जीरो डायोड लगा है। सो एक पार्ट हमारे पास ये है, इसको हम सर्किट ए कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसको हम सर्किट बी कह सकते हैं। सो सर्किट ए इज़ नॉर्मली यूज्ड, यहाँ पर जीरो डायोड है तो इट मीन इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास पैरेलल में लगा है तो वो हमारे पास रेगुलेटेड आएगा। सो इट मीन कि नॉर्मली दिस सर्किट जो सर्किट ए है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि टू प्रोवाइड क्या कर ले, टू प्रोवाइड डीसी वोल्टेज टू द सर्किट बी, कि हमारे पास इस दूसरी सर्किट को डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर ले। कितना डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर ले डिपेंड करता है हमारे पास इस सर्किट बी के रिक्वायरमेंट पर। ये 12 वोल्ट भी हो सकता है, ये 15 वोल्ट भी हो सकता है। सो अगर हम इस सर्किट की बजाय कोई डीसी पावर सप्लाई लगाए तो भी हमारे पास सर्किट काम करेगा। और अगर हमारे पास सर्किट डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो उसके लिए फिर हम ये कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास डीसी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला सर्किट अगर हम इसको देख ले, सो यहाँ पर अगर हम इसको देख ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज़ रजिस्टर और ये हमारे पास एक्चुअली है कैपेसिटर। सो यहाँ पर बाय मिस्टेक ये डायोड बना हुआ है और यहाँ पर भी हमारे पास है रजिस्टर। यहाँ पर C1 कैपेसिटर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है वेरिएबल रजिस्टर R2। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है रजिस्टर और यहाँ पर हमारे पास एक डायोड लगा है। यहाँ पर हमारे पास 1:n ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो आउटपुट आती है वो हमारे पास गेट और कैथोड के साथ कनेक्ट है। सो गेट इज़ एक्चुअली द गेट ऑफ थायरिस्टर। सो इसके साथ हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है। सो अगर हम इसकी वर्किंग को देख ले, सो इनिशियली अगर हम कंसिडर कर ले कि एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ से हमारे पास एक आउटपुट वोल्ट्स आती है, लेट सपोज दैट इज़ 15 वोल्ट। सो अगर 15 वोल्ट्स हमारे पास आते हैं तो इट मीन दैट 15 वोल्ट ये हमारे पास पैरेलल में से है सारे कंपोनेंट। सो 15 वोल्ट इज़ ऑल अबाउट द होल सर्किट। 15 वोल्ट इस पाथ को भी मिल रहे हैं और 15 वोल्ट हमारे पास इस पाथ को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख ले एट टाइम t इक्वल टू 0 तो इनिशियल हमारे पास ये कैपेसिटर है, दिस इज़ नॉट डायोड। सो ये कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस पर जो चार्ज होती है वो हमारे पास 0 होती है। सो इनिशियल हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो उस पर जो चार्ज है वो 0 है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो तमाम 15 वोल्ट्स ड्रॉप है वो तमाम इस रजिस्टर के क्रॉस आ जाएगा। सो अगर 15 वोल्ट्स है सो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 है और यहाँ पर जो इस पॉइंट पे ड्रॉप है वो हमारे पास, या इस रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप है वो हमारे पास है 15 वोल्ट्स। लेकिन जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैपेसिटर चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो हमारे पास इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होती है बाय 15 से लेके 14, 13, 12 इस तरह रिड्यूस होती है अनटिल एक ऐसी पॉइंट पहुँच जाती है जहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है। अब ये कैपेसिटर कितने वोल्टेज तक चार्ज करेगा डिपेंड करता है इसके साथ जो पैरेलल में कनेक्टेड है रजिस्टर। अगर हमारे पास इस रजिस्टर की वैल्यू और इस रजिस्टर की वैल्यू सेम है तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन, फॉर एग्जांपल अगर 15 वोल्ट है तो 7.5 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा और 7.5 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज जो है हमारे पास अनइक्वल पर डिवाइड हो जाएगा। सो एक काम हमारे पास ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर लगा है। सो हमारे पास अगर हम ट्रांजिस्टर को देख लें, सो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास जो एरो है ये हमारे पास एमिटर को शो करती है और ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास इसका कलेक्टर है। सो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास तब काम करती है जब हमारे पास एमिटर वोल्टेज ग्रेटर हो जाए देन द बेस वोल्टेज। जैसे ही एमिटर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा बेस वोल्टेज से तो हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या होगा, वो हमारे पास ऑन होता जाएगा। अच्छा, सो अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एक्चुअली कनेक्टेड है बेस के साथ। सो दिस पॉइंट को अगर हम देख लें सो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्टेड है बेस के साथ। सो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, ये वोल्टेज ज़्यादा होती है बेस, इट मीन द बेस वोल्टेज ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज रिड्यूस करती जाती है तो हमारे पास जो बेस वोल्टेज है वो भी रिड्यूस होती जाती है।
अच्छा, अब अगर हम इस बात की इस पोर्शन की बात कर लें, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर कनेक्टेड है और यहाँ पर भी हमारे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है। सो हमारे पास ये 15 वोल्ट्स ड्रॉप जो है ये अक्रॉस द रजिस्टर R1 भी है और इस अक्रॉस द कैपेसिटर C1 भी है। लेकिन हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो एक्चुअल वो है स्टोरी है, ये हमारे पास जो वेरिएबल रजिस्टर है ये हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास कैपेसिटर कितना चार्ज होगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट्स आ रहे हैं, सो कैपेसिटर की जो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो हमारे पास 0 होती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास कैपेसिटर चार्ज करता जाता है तो हमारे पास इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो चेंज होती जाती है। इनिशियली यहाँ पर हमारे पास जो एमिटर वोल्टेज होती है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 0 होती है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर C1 चार्ज करती है तो कैपेसिटर वोल्टेज वो ज़्यादा होती जाती है और उसकी वजह से हमारे पास जो एमिटर वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे पास ये कैपेसिटर C1 है ये हमारे पास कनेक्टेड होती है इस पॉइंट के साथ। लेकिन हमारे पास क्या जो ट्रांजिस्टर ये वाला है, ये ट्रांजिस्टर हमारे पास तब ऑन होती है जब हमारे पास एमिटर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए देन द बेस वोल्टेज। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारे पास बेस वोल्टेज 15 वोल्ट्स होती है, लेकिन हमारे पास जो एमिटर वोल्टेज है वो हमारे पास 0 होती है। जैसे ही टाइम गुजरता जाता है हमारे पास बेस वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है और एमिटर वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज़ होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास एमिटर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है देन द बेस वोल्टेज। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑन हो जाएगा और ये कैपेसिटर C1 जो है ये डिस्चार्ज कर लेगा। किस तरह डिस्चार्ज करेगा, थ्रू दिस रजिस्टर। जब इस रजिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज कर लेगा तो इसके क्रॉस जो आउटपुट आती है, जो डिस्चार्ज वेवफॉर्म आती है वो इस ट्रांसफार्मर को मिल जाती है और यहाँ पर फिर थायरिस्टर को मिल जाती है। लेकिन अब जैसे ही ये कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज कर लेगा तो एमिटर वोल्टेज जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है दोबारा से बेस वोल्टेज से। तो कैपेसिटर C1 दोबारा से चार्ज कर लेगा और अनटिल एक पॉइंट फिर ऐसे आ जाएगा कि कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज कर लेगा एक क्रॉस, बिकॉज जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाती है और इस रजिस्टर के क्रॉस वो डिस्चार्ज कर लेती है। सो हमारे पास कैपेसिटर चार्जिंग का एक वेवफॉर्म बनता है और कैपेसिटर डिस्चार्जिंग का एक वेवफॉर्म बनता है, कैपेसिटर चार्जिंग और कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज से है। तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है तो वो हमारे पास एक स्पाइक सी बन जाती है, एक पल्स सी जो है उसके थ्रू वो डिस्चार्ज कर लेता है और वो पल्स हमारे पास थ्रू द ट्रांसफार्मर आइसोलेशन वो हमारे किस चीज़ को मिल जाता है, वो हमारे थायरिस्टर के गेट को मिल जाता है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा है। ये वाला जो रजिस्टर लगा है दिस इज़ फॉर लिमिटेशन द करंट, गेट करंट, और ये वाला जो रजिस्टर लगा है दिस इज़ फॉर लिमिटिंग द थायरिस्टर वोल्टेज। सो अगर हमारे पास अगर पल्स जो हमारे पास इस सर्किट से जो आउटपुट आती है और वो थायरिस्टर की गेट के लिए वो करंट हमारे पास अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम इस रजिस्टर के थ्रू फिर गेट करंट को कंट्रोल करते हैं और इस रजिस्टर के थ्रू हम थायरिस्टर के गेट वोल्टेज को जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो ये सर्किट हमारे पास नॉर्मली इस तरह काम करती है। अच्छा, हमारे पास इसकी वही हिस्ट्री है कि हमारे पास डायोड जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है ताकि हमारे पास क्या कर ले जो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर ले और फिर हमारे पास जो जीनर डायोड है वो एक ख़ास डीसी वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर ले। अच्छा, सो ये हमारे पास पूरी फायरिंग सर्किट है। इसकी हमारे पास वर्किंग है कि हमारे पास इसमें से रेफरेंस वोल्टेज होता है द बेस वोल्टेज, और जैसे हमारे पास इनिशियली कैपेसिटर C1 उस पर वो चार्ज जो होती है वोल्टेज वो 0 होती है तो ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑफ होती है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर C1 हमारे पास चार्ज करती है हमारे पास एमिटर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाती है, और जब ऑन हो जाती है तो हमारे पास जो कैपेसिटर C1 है वो डिस्चार्ज कर लेती है और उसकी जो डिस्चार्ज होती है वो हमारे पास रजिस्टर की क्रॉस हो जाती है और उसको हम फिर फीड कर लेते हैं थायरिस्टर के गेट को थ्रू द ट्रांसफार्मर। सो ये हमारे पास ये सर्किट हमारे पास इस तरह वर्किंग करती है।
सो अगर हम इस सर्किट की आउटपुट को कंपेयर कर ले विद आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द फायरिंग सर्किट, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास पल्सेस जनरेट कर ले, तो ये सर्किट इसकी जो आउटपुट होती है इसमें हमारे पास पल्सेस जनरेट होते हैं। दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास वेरिएबल डिले है, तो वेरिएबल डिले हमारे पास आ सकती है और वो हम कहाँ से कर सकते हैं, वो हम R1 रजिस्टर से कर सकते हैं। उसके थ्रू हम C1 कैपेसिटर के चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं, किस टाइम पर चार्ज हो जाए किस टाइम पर डिस्चार्ज हो जाए वो हम R1 से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस फायरिंग सर्किट में हमारे पास फायरिंग पल वेरिएबल पावर वेरिएबल डिले भी है। सक्सेशन ऑफ पल्सेस कंटिन्यूसली कैपेसिटर चार्ज करता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है, चार्ज हो जाता है फिर डिस्चार्ज हो जाता है। हमारे पास कंटिन्यूस पल्सेस हमारे पास आउटपुट पर डिस्चार्ज की जो है वो अपेयर हो जाते हैं। हमारे पास ट्रांसफार्मर आइसोलेशन भी है, हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा है फॉर द आइसोलेशन, आउटपुट और इनपुट को आइसोलेट किया गया है, तो वो भी हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। और द लास्ट वन कि हमारे पास कोई रिवर्स गेट करंट इसमें से नहीं है, तमाम सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो है वो आउटपुट पर आता है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है, कोई नेगेटिव डिस्चार्ज इसमें से नहीं है। तो तमाम जो फायरिंग रिक्वायरमेंट थे फायरिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट है वो तमाम हमारे पास इस फायरिंग सर्किट में से वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो तमाम इसमें से मौजूद है। सो ये हमारे पास एक फायरिंग सर्किट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास एक दूसरा फायरिंग सर्किट है जिसको वो उसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर की जगह UJT इस्तेमाल हुआ है। UJT नॉर्मली हम इसको कहते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें हमारे पास दो एमिटर्स होते हैं और एक हमारे पास बेस होती है। एक को हम कहते हैं एमिटर 1 और दूसरे को हम कहते हैं एमिटर 2, और जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इसका बेस होता है। दिस इज़ एमिटर 1 या एमिटर 2 या दिस इज़ एमिटर 2 या दिस इज़ एमिटर 1। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है। सो अगर हम इसको देख लें, सो दिस पार्ट इज़ यूज फॉर द DC के इस सर्किट को DC सप्लाई मिल जाए। सो अगर DC पावर सप्लाई डायरेक्ट है तो हम डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम फिर इसके थ्रू इस सर्किट को DC पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से DC पावर सप्लाई आती है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ 15 वोल्ट्स, तो 15 वोल्ट्स वो पैरेलल में है इस पाथ की भी और इस पाथ की भी, लेकिन इनिशियली हमारे पास कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तो तमाम ड्रॉप जो है वो इस पॉइंट पर जो ड्रॉप है वो हमारे पास 0 वोल्ट्स होती है और तमाम ड्रॉप हमारे पास R1 के क्रॉस होता है। लेकिन जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास टाइम गुजरता जाता है तो हमारे पास कैपेसिटर चार्ज करता है, तो हमारे पास जो बेस वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास इंक्रीज़ होती जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर लगा है, ये हमारे पास एमिटर 1 है, एमिटर 2 है। फॉर एग्जांपल इस एमिटर, अब हमारे पास रेजिस्टर है, अब हमारे पास ये रेजिस्टर डिपेंड करता है कि हमारे पास इस एमिटर 1 पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये वोल्टेज ड्रॉप कम होगी, और अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये ड्रॉप हमारे पास फिर ज़्यादा होगी। सो हमारे पास जो एमिटर 1 का वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास डिपेंड करता है हमारे पास इस रजिस्टर की वैल्यू पर। सो इनिशियली हमारे पास बेस वोल्टेज 0 होती है और एमिटर वोल्टेज कुछ ना कुछ होती है, डिपेंड करता है हमारे पास इस R की वैल्यू पर। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है हमारे पास कैपेसिटर चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ 5 वोल्ट, कैपेसिटर ने 5 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, लेकिन UJT हमारे पास ऑफ होगा। UJT हमारे पास तब ऑन होगा जब हमारे पास बेस वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाए देन द एमिटर 1 वोल्टेज। अब हमारे पास कैपेसिटर की जो चार्ज है वो 6 वोल्ट पे पहुंच गई। जैसे ही 6 वोल्ट पे पहुंच जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी देन द एमिटर 1 वोल्टेज, तो हमारे पास जो UJT है वो हमारे पास ऑन हो जाएगी और कैपेसिटर C1 क्या कर लेगा, वो डिस्चार्ज कर लेगा थ्रू द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इस वाइंडिंग में हमारे पास करंट फ्लो कर लेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास इस वाइंडिंग में वो भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी और वो हमारे पास हम फर्दर फिर थायरिस्टर को प्रोवाइड कर लेते हैं। सो अब जब कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज कर लेगा तो बेस वोल्टेज फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, तो UJT फिर ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा से कैपेसिटर C1 चार्ज करता जाएगा अनटिल बेस वोल्टेज दोबारा से ज़्यादा हो जाए देन द एमिटर 1 वोल्टेज। जैसे ही वो फिर दोबारा ज़्यादा हो जाता है तो C1 दोबारा डिस्चार्ज कर लेता है अक्रॉस दिस वाइंडिंग, उसकी वजह से इस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। यहाँ पर रेजिस्टर लगा है, ये वाला रेजिस्टर लगा है करंट लिमिटेशन के लिए और ये वाला रेजिस्टर लगा है वोल्टेज लिमिटेशन के लिए। अगर यहाँ पर जो पल्स आ रही है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर उसकी करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू दिस। अगर इसकी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर इसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं और इसके बाद जो आउटपुट आती है वो हम थायरिस्टर के गेट को प्रोवाइड कर लेते हैं,
ये इसकी वर्किंग है कि इनिशियली हमारे पास C1 चार्ज नहीं होता, यूजेटी हमारे पास ऑफ होती है। जैसे ही हमारे पास कैपेसिटर C1 चार्ज करता है तो ये हमारे पास एक वैल्यू तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाती है और C1 हमारे पास डिस्चार्ज कर लेती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो थायरिस्टर की गेट है इसको पल्स मिल जाती है। अब हमारे पास जब कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज कर लेगा तो उसकी वजह से हमारे पास वो दोबारा से ऑफ हो जाएगा और फिर ये दोबारा से ऑन हो दोबारा से जो है वो चार्जिंग स्टार्ट कर लेगा। जब कैपेसिटर चार्ज करता है तो एक्सपोनेंशियली चार्ज करता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रास जो है वो डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो हमारे पास डिपेंड करती है R1 और C1 की वैल्यू पर, और उसकी जो डिस्चार्जिंग वैल्यू है वो हमारे पास C1 की वैल्यू पर डिपेंड करती है, C1 और वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा तो हमारे पास जो आउटपुट है उस पर कंटिन्यूस पल्सेस हमारे पास क्या होंगी, वो अपेयर होते जाए, वो अपेयर उसमें से हमारे पास मतलब वो हमारे पास आते जाएंगे। अच्छा, इसमें से हम जो कैपेसिटर की चार्जिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं R1 की वैल्यू से। अगर हमारे पास C1 की वैल्यू कि हमारे पास कैपेसिटर ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज हो जाए तो हम R की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर लें तो हमारे पास बहुत कम करंट मिलेगा कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम में से चार्ज होगा, तो इट मीन हमारे पास जो यूजेटी है वो बहुत टाइम बाद जो है वो ऑन होगा, और उसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो बहुत कम मिलेगा। और अगर हम कैपेसिटर C1 को क्विकली ऑन करना चाहते हैं तो हम R1 की वैल्यू को कम कर लेंगे, उसकी वजह से हमारे पास जो थायरिस्टर है वो यूजेटी जो है वो हमारे पास जल्दी ऑन होता जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर कर ले अपने फायरिंग सर्किट रिक्वायरमेंट में से, तो हमारा फर्स्ट फायरिंग सर्किट रिक्वायरमेंट था कि हमारे पास पल्स जनरेट हो जाए। तो इसमें भी हमारे पास पल्स जनरेट होती है, एक्सपोनेंशियली हमारे पास जो डिस्चार्ज होती है वो हमारे पास एक पल्स की शेप में से होती है, तो वो हमारे पास वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल डिले है, तो हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं C1 से, तो उसकी R1 से R1 की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट है वो चेंज होती जाएगी। हमारे पास इसमें से सक्सेशन ऑफ पल्सेस है, कंटिन्यूसली कैपेसिटर चार्ज भी कर रहा है, डिस्चार्ज भी कर रहा है, तो हमारे पास कंटिन्यूस ट्रेन ऑफ द पल्सेस वो हमारे पास जनरेट होते जाएंगे। इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर भी लगा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है और जो थायरिस्टर है वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हो चुके हैं। और इसमें से अगर हम देख लें तो हमारे पास कोई नेगेटिव गेट पल्स नहीं है, बिकॉज जो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है वो पॉजिटिव डिस्चार्ज है, कोई नेगेटिव डिस्चार्ज में से नहीं है, तो एक पॉजिटिव पल्स जो है वो थायरिस्टर को गेट को मिल रहा है। तो तमाम जो 5 पॉइंट्स थे वो हमारे पास इसमें से मीट कर रहे हैं। ये हमारे पास ये फायरिंग सर्किट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में से हमने जो चीज़ें थी वो ये स्टडी आउट की कि हमारे पास थायरिस्टर को हम ऑन करने के लिए हमारे पास कौन से मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने स्टडी आउट कर ली, और उसके बाद हमने फिर हमारे पास जो पल्स की शेप है कि वो हमारे पास किस तरह होती है, और पल्स की विड्थ कितनी हमारे पास होनी चाहिए वो हमने स्टडी आउट कर ली। इसके बाद हमने कौन से फायरिंग सर्किट्स जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, तो हमने डिफरेंट फायरिंग सर्किट इसमें से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, वो हमने स्टडी आउट कर ली। ये आज का क्लास था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिर ट्रायक को स्टडी आउट करेंगे, एसिमेट्रिकल थायरिस्टर को स्टडी आउट करेंगे। ये तमाम हमारे पास थायरिस्टर की फैमिली में से आते हैं, और उसके बाद हम GTO को स्टडी करेंगे। ये तमाम हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, और ये तमाम हमारे पास थायरिस्टर की फैमिली में से हैं जो हमारे पास फिर इस्तेमाल होते हैं इन द एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन। तो इसको हम फिर इन द नेक्स्ट क्लास इन द लेक्चर नंबर 4 वो इंशाल्लाह हम स्टडी आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वंस अगेन।